हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। तो देखिए, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लेट E1, E2 एंड E3 अप टू En बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये पूरा सैंपल स्पेस है, ठीक है ना। ये पूरा सैंपल स्पेस एस मान लिया। ये मेरे पास ये कुछ पार्टीशन हो गई, E1, E2, E3, E4 अप टू En तक। दीज आर द पार्टीशन ऑफ दिस सेट, ठीक है ना। हमने पार्टीशन कर दिए। ये E1 इवेंट का पार्टीशन है, ये E2 है, ये E3 है। सच दैट ये देखो कैसी इवेंट्स हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ ये इंटरसेक्शन क्या बनाएंगे, फाई बनाएंगे, क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 भी फाई होगा, E2 E3 के साथ, E2 E4 के साथ। जैसे कि देख रखा है, फॉर EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू फाई होगा फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। देखो, E1 तो इंटरसेक्शन फाई तो होगा नहीं, लेकिन E1 का किसी दूसरे के साथ E2 E3 अप टू En तक क्या होगा, इंटरसेक्शन इसका फाई होगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। एग्जॉस्टिव इवेंट हैं क्योंकि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En तक कर देंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कई सारी इवेंट होती हैं, अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस हो जाए तो उसका मतलब वो कैसी इवेंट्स होती हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ये E1 E2 E3 दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है बेटा। तो क्या करना है, देखिए, सो देयरफॉर S इक्वल टू S क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं E1 E2 E3 अप टू En तक क्या करना है, मुझे इनका यूनियन कर देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 अप टू यूनियन En, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इंटरसेक्शन फाई होगा। अब देखिए, क्लियरली पता है कि ये मेरे पास ये कोई A भी एक इवेंट है, ठीक है ना। कोई भी आर्बिट्ररी इवेंट है A, ठीक है, सैंपल स्पेस से ली गई है। तो अब देखो कैसी है ये, कि इसका कुछ पार्ट जो है ना E1 के अंदर भी है, कुछ पार्ट इसका E2 में भी है, कुछ पार्ट इसका E3 में भी है, अप टू En में भी है, ठीक है। एक A इवेंट ऐसी है जिनका कुछ जो है ना पार्टीशन कहाँ आ रहा है, E1 E2 E3 अप टू En के साथ भी है, ठीक है बेटा। तो देखिए, हाँ, जैसा कि आपको पता है कि A मेरे को कैसे मिलेगा, यहाँ पर ये A इवेंट है पूरा, ये जो सेट है मेरे पास वो A का सेट है। तो बेटा ये A मिलेगा कैसे, देखो A का E1 के साथ, ये E1 है, ये पूरा A है इसके अंदर, तो ये A इंटरसेक्शन E1 हो गया। ये पूरा पार्ट जो ना A इंटरसेक्शन E2 हो गया, ये A इंटरसेक्शन E3 हो गया, अप टू ये A इंटरसेक्शन En हो गया। तो अब मैं इनका सबका यूनियन कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, A मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसका क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन जो दे रखा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, सबका यूनियन कर लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो A मिलेगा, ठीक है ना। तो बेटा A कैसे मिलेगा, A इंटरसेक्शन E1 का यूनियन A इंटरसेक्शन E2 के साथ, यूनियन A इंटरसेक्शन E3 के साथ, अप टू डॉट डॉट, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा, ये P नहीं है बेटा, इसको यूनियन कहेंगे हम यहाँ पे, यूनियन A इंटरसेक्शन En के साथ, सबका यूनियन कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, A मिल जाएगा। तो अब देखो, बाय एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, ये सारी इवेंट कैसी हैं, ठीक है ना, एग्जॉस्टिव इवेंट भी हैं, एग्जॉस्टिव हैं, सबका जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, वो A होगा यहाँ पे, हाँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एडिशन थ्योरम से यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। एडिशन थ्योरम लग जाएगी, प्रोबेबिलिटी A की जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E3 प्लस अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन En। कौन सी थ्योरम लगेगी, बाय एडिशन थ्योरम, ठीक है बेटा। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि A और E1 दो इवेंट हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि E1 पहले हो रही है, उसके बाद A हो रही है, ठीक है ना। तो पहले क्या हो रही है, E1, उसके बाद A हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और फिर A होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, क्योंकि E1 जब हो चुकी है उसके बाद A हो रही है।
ऐसे ही यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, अप टू डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई En। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E I इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI, ठीक है ना, फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। तो बेटा ये तो एक जनरल हो गया, जनरल फार्मूला। मैं इसको अगर समेशन ऑपरेशन में लिखना चाहता हूँ, अगर मैं इसमें समेशन यूज़ करना चाहूँ तो समेशन हो जाएगा E इक्वल टू 1 I इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI। अगर मैं I इक्वल टू 1 लगाऊंगा, देखो ये समेशन का मतलब होता है कि I की वैल्यू 1 से शुरू करना है आपको और कहाँ तक जाना है, n तक जाना है और बीच में प्लस लगाते जाना है। अगर मैंने I की वैल्यू 1 लगा दी तो E1 और यहाँ हो जाएगा E1, तो क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, फिर प्लस आएगा, समेशन का मतलब है प्लस। I इक्वल टू 1 का काम खत्म हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि I इक्वल टू 2 लगाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। देखो वही चीज़ चल रही है यहाँ पे, E1 आया, फिर E2 आया, फिर E3 आया, En आएगा। कहाँ तक जा रही है सीरीज, 1 से लेकर के n तक जा रहा है। तो मैं इस कंडीशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये जो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, जो A पार्ट है, ठीक है ना, ये जो A पार्ट है दिस इज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, यही फॉर्मूला है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। क्लियर हो गया, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला हो गया। ये यहाँ तक क्या बन गया आपका, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं बेटा बेस थ्योरम पे। तो बेस थ्योरम में देखो, इसमें और बेस थ्योरम में बिल्कुल सिमिलरिटी है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे फिर इस फॉर्मूले को, तो हमारे पास बेस थ्योरम वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम आते हैं यहाँ पर सेकेंड बेस थ्योरम, ठीक है बेटा। अब बेस थ्योरम, बेस थ्योरम में कैसे प्रूव करेंगे, देखो वो कंडीशन हमारे पास टोटल सारी एज इट इज़ प्रूव करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। हमें यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, कंडीशन ए तक, ठीक है। कंडीशन ए तक आ गए हम, ठीक है ना। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तक हम पहुँच गए, पी ए की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब देखिए, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, ए इंटरसेक्शन ई आई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए भी होता है, ठीक है ना। कौन सा लगेगा, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपने देखी होगी, क्या है, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी इवेंट पहले हुई तो फिर ए बाद में होगी, ए बाद में होगी तो ए बाई बी होगा। तो दोनों केसेस हैं हमारे पास। प्रोबेबिलिटी अगर ए पहले हुई तो बी बाद में होगी तो बी बाई ए आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी बी पहले हुई, बी इवेंट पहले हो गई, तो फिर इसका मतलब ये है कि ए बाद में होगी तो प्रोबेबिलिटी बी पहले होगी तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी बाद में आएगा। तो कहने का मतलब ये कि कंडीशन तो ये दोनों की हैं, तो दिस इक्वल टू दिस होगी, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन इक्वल होंगी। वही कंडीशन देखो मैंने यहाँ लगाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ई आई है। अगर मैं बी की जगह पे ई आई लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, बी की जगह पे ई आई लिख दिया, यहाँ ई आई हो जाएगा और यहाँ ई आई हो जाएगा और यहाँ भी ई आई हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये दोनों इक्वल टू हो जाएंगे, दोनों इक्वल कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है ना। एक तो हो जाएगी किस कंडीशन से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हमारे पास कंडीशन दोनों इक्वल हो जाएगी। वही मैंने यहाँ पर कर रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई इक्वल टू ये भी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई देखो ये भी होता है। तो दोनों को मैंने क्या कर लिया, इक्वल कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए फाइंड करना है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए, तो ये आ गया मेरे पास। ये पी ए कहाँ पहुँच जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया और वो मैंने पास रिजल्ट देखो मैंने पहले ले रखा है, रिजल्ट ए, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए, ये वैल्यू आप पी ए की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे। तो देखो रिजल्ट बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई अपॉन में पी ए की वैल्यू आ जाएगी ये पूरा, ठीक है ना। ये रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस थ्योरम का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कंडीशन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, और बेस थ्योरम दोनों ये तो यहाँ तक हो जाती है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। उसके आगे थोड़ा सा
और एक दो स्टेप में फिर ये हमारे पास बेस थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। बाकी सारा सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि E1 E2 E3 अप टू En ये सारी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट भी हैं और एक्सक्लूसिव इवेंट भी हैं, तो सारी कंडीशन ये वही रहेगी। लेकिन ये पहले प्रूव होगा आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, उसके बाद फिर प्रूव होगा ये बेस थ्योरम, ठीक है बेटा। तो देखिए चलिए फिर ये जो है ना, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे और आप करते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस, ठीक है बेटा। चलिए तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर इज पुट इन द सेकेंड बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ नाउ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग इट इज़ ब्लैक इन कलर। क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे। क्या कहता है कि दो बैग हैं और दो बैग हैं, कुछ बॉल्स हैं फर्स्ट बैग में, सेकंड बैग में भी कुछ बॉल्स हैं। एक बॉल फर्स्ट बैग से ड्रॉ की जा रही है और सेकंड बैग में डाली जा रही है, ठीक है ना, उससे ड्रॉ कर ली फर्स्ट बैग से और सेकंड बैग में हमने उसको डाल दिया। उसके बाद हमने उसका नोटिस नहीं किया कलर कि क्या क्या बॉल निकली हुई थी फर्स्ट बैग से, विदाउट नोटिसिंग द कलर। तो एक बॉल हमने फर्स्ट बैग से निकाली, सेकंड बैग में डाल दी। अब उसमें से मुझे एक बॉल निकालनी है, ठीक है ना, सेकंड बैग से मुझे एक बॉल ड्रॉ करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो कैसी होगी, ब्लैक होगी, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट बैग से जब बॉल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, और किस में डालेंगे, सेकंड बैग में डालेंगे, ठीक है। वही कह रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर इज पुट इन द सेकंड बैग। सेकंड बैग में डालनी है, फिर उससे सेकंड बैग से एक बॉल निकालनी है, वो ब्लैक होनी चाहिए। बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे बेटा। मान लीजिए कि हमारे पास दो ये जो ना बैग हैं, मान लीजिए ये दो बैग हो गए, ये बैग 1 ये बैग 2, ठीक है ना। अब इस बैग में हमारे पास दो बैग हैं, इस बैग में हमारे पास क्या है, 5 वाइट 6 ब्लैक, 5 वाइट 6 ब्लैक, और इसमें क्या है 4 वाइट 3 ब्लैक। तो ऐसे बॉल्स हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। कहता है कि एक बॉल यहाँ से इधर ले जानी है, कलर पता नहीं करना हमें, विदाउट नोटिसिंग द कलर, वो वाइट भी हो सकती है या फिर ब्लैक भी हो सकती है। फिर उसके बाद इस सेकंड बैग से एक बॉल ड्रॉ करनी है, वो कैसी आनी चाहिए, ब्लैक आनी चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर दो कंडीशन मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक बॉल यहाँ से इधर डालनी है, तो वो वाइट भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है, तो दो कंडीशन तो बनेगी। तो लेट E1, ठीक है ना, बी द इवेंट दैट white ball is transferred to bag B, bag second, और E2 be the event, और E2 इवेंट मैंने मान ली कि इसमें से ब्लैक बॉल इधर ट्रांसफ़र की जा रही है। देखो लेट E1 be the event that white ball is transferred to bag second, E2 be the event that black ball is transferred to bag second, and A be the event। अब उसके बाद सेकेंड बैग से एक बॉल ड्रॉ की जाएगी, तो वो मैंने मान ली कि वो इवेंट क्या है, ए। तो ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग से मैंने बॉल ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो इवेंट है, वो मैंने ए मान ली। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहले फाइंड करनी पड़ेगी। E1 क्या है, E1 इवेंट है हमारे पास कि वाइट बॉल इस बैग से लेनी है। तो बेटा वाइट बॉल लेनी है, तो देखो वाइट कितनी है इसमें 5, टोटल कितनी है 11, तो PE1 कितना हो गया 5/11।
एंड PE2, हो सकता है कि यहाँ से वाइट उधर चली जाए, हो सकता है यहाँ से ब्लैक उधर चली जाए, ठीक है ना। तो देखिए E2 बी द इवेंट दैट ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर टू बैक सेकंड। अब ब्लैक बॉल को मुझे ट्रांसफ़र करना है, मतलब यहाँ से ब्लैक ही तो निकालनी है। जब ब्लैक में निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/11। तो देखो प्रोबेबिलिटी E1 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गई, मेरे पास 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गई 5/11। अब वो कहता है कि जब यहाँ से वाइट बॉल इधर चली जाएगी तब मुझे कहाँ कितनी बॉल निकालनी है, यहाँ से एक निकालनी है। कैसी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। कह रहे हैं कि वो प्रोबेबिलिटी बताइए कि सेकंड बैग से जो बॉल निकलेगी, जो दोबारा से बॉल निकाली है, एक बॉल यहाँ से ली है आपने, तो वो ब्लैक होनी चाहिए। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये इवेंट तो पहले हो गई ना, E1 इवेंट हो गई या E2 इवेंट हो गई, उसके बाद ही तो इवेंट हुई वो, जब भी तो हमने इसमें से एक बॉल ड्रॉ की सेकंड बैग से। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब है कि जब E1 हुई तब उसके बाद A इवेंट हम कर रहे हैं, ठीक है ना। A इवेंट कब हो रही है, जब E1 हो गई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 फाइंड करना है। A/E1 का मतलब ये कि E1 क्या थी हमारे पास, वाइट बॉल ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से निकाली वाइट, इधर डाल दी। तो अब बताओ कि वाइट यहाँ पर जब गई तो कितनी वाइट हो गई, यहाँ पे वाइट हो गई 5 वाइट और 3 ब्लैक। लेकिन मेरे को निकालनी है कितनी, ब्लैक निकालनी है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। तो ब्लैक निकालूंगा मैं यहाँ से, जब वाइट यहाँ से यहाँ एक डाल दूंगा तो यहाँ वाइट हो जाएंगी 5, 3 हो जाएंगी ब्लैक। तो जब ब्लैक में निकालूंगा तो ब्लैक कितनी है 3, टोटल कितनी 8, क्योंकि 5 वाइट हो गई 3 ब्लैक हो गई, तो टोटल 8 हो गई ना। यहाँ से एक बॉल यहाँ चलेगी, 5 वाइट हो गई 3 ब्लैक हो गई, तो टोटल तो 8 ही हो गई ना। लेकिन मेरे को निकालनी कौन सी थी, ब्लैक निकालनी, तो 3/8 हो गई। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ से ब्लैक बॉल इधर ट्रांसफ़र हुई तो बताओ ब्लैक बॉल यहाँ से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो यहाँ से ब्लैक इधर गई तो ब्लैक यहाँ पर कितनी हो गई, 4 ब्लैक हो गई। तो लेकिन ब्लैक ही निकालनी है मेरे को, तो 4/, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा ये, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से ब्लैक बॉल जब यहाँ ट्रांसफ़र हुई तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी, ब्लैक यहाँ से गई तो ये 4 ब्लैक हो गई, 4 वाइट, टोटल 8 हो गई। लेकिन मेरे को ब्लैक निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 4/8। तो अब यहाँ पर लग जाएगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का रूल लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना 5/11 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना 6/11 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना 4/8। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 6 4 जा 24/88। इसको मैं लिख दूंगा 39/88। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? देखिए अर्न मीन्स होता है कि कोई भी कंटेनर, ठीक है ना। अर्न का मतलब होता है कंटेनर, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास मान लीजिए बैग ही मान लूँ मैं इसको, ये कंटेनर है कोई, ठीक है ना। अब इसमें कितनी बॉल हैं बेटा, 5 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, 5 रेड एंड 5 ब्लैक। कहता है कि ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। एक बॉल यहाँ से हमने ड्रॉ की, एक बॉल इसमें से हमने ड्रॉ की, उसका कलर नोट किया, नोट करके उस बॉल को उसी के अंदर फिर डाल दिया। तो जिस कलर की बॉल थी वो ऐसी ही 2 बॉल हमने उसी कलर की इसके अंदर और डाल दी। फिर उसके बाद एक बॉल यहाँ से ड्रॉ की। बताइए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बॉल कैसी है, रेड है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना।
समझ रहे हैं क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। कहता है कि एक अर्न है, एक कंटेनर है, कंटेनर में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल हैं। कहता है कि एक बॉल यहाँ से ड्रॉ करनी है, उसका कलर नोट करना है। मान लीजिए कि वो रेड आ गई मेरे पास, तो रेड को वहीं डालना है, दो रेड और डालने हैं। समझ गए ना। मान लो कि यहाँ से एक पहले मैंने एक बॉल निकाली तो वो ब्लैक आ गई, ब्लैक मुझे पता चल गया ब्लैक है, उसको अंदर डालना है, 2 ब्लैक और डालनी है। फिर उसके बाद बॉल निकालनी है, तो वो कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, लेट E1, यहाँ भी E1 E2 कंडीशन होगी, क्योंकि मैं बॉल निकालूंगा, हो सकता है वो रेड आ जाए, हो सकता है वो ब्लैक आ जाए। तो लेट E1 बी द इवेंट ऑफ drawing a red ball in first draw। फर्स्ट ड्रॉ मैंने किया, पहले बार निकाला, हो सकता है E1 मैंने वो इवेंट मान ली जिसमें कि रेड बॉल आ रही है। एंड E2 बी द इवेंट दैट ब्लैक ball is drawn in first draw। ठीक है ना, फर्स्ट ड्रॉ। एंड A be the event that अब मैंने E1 E2 तो मान ली। अब ए इवेंट क्या है कि जो सेकंड ड्रॉ में करूंगा यहाँ से, तो वो कैसी आनी चाहिए, रेड आनी चाहिए। ए बी द इवेंट दैट ए रेड बॉल इज ड्रॉन इन सेकंड ड्रॉ। ठीक है ना, सेकंड ड्रॉ में क्या आनी चाहिए, रेड बॉल आई, तो वो मैंने इवेंट मान ली ए। तो देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब मैंने इवन इवेंट कौन सी मानी, जिसमें फर्स्ट ड्रॉ में कैसी आ रही है, रेड आ रही है। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10 हो गई, क्योंकि 5 रेड है, टोटल 10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की कितनी आ गई बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब E2 क्या इवेंट थी, E2 भी द इवेंट दैट ब्लैक बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रॉ में से ब्लैक आ रही है, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये भी 5/10 हो जाएगी। और हो सकता है कि ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, 2 पॉसिबिलिटी तो है हमारे पास। अब देखिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकालना है। A/E1, अब A इवेंट हो रही है। A इवेंट क्या है, A बी द इवेंट दैट रेड बॉल इज ड्रॉन इन सेकंड ड्रॉ। तो अब देखिए, मान लो कि E1 इवेंट क्या थी कि रेड बॉल निकली, तो रेड बॉल तो मैंने उसमें पटक दी, अंदर ही डाल दी, फिर 2 रेड और डाल दी इसके अंदर। तो 2 रेड इसमें गई, तो बेटा कितनी रेड हो गई अब इसके अंदर, 5 तो पहले से ही थी, 2 रेड मैंने और डाल दी, तो 7 रेड 5 ब्लैक हो गई। मेरे को कौन सी निकालनी है, रेड निकालनी है, क्योंकि ए बी द इवेंट दैट द रेड बॉल इज ड्रॉन इन सेकंड ड्रॉ। फिर रेड ही निकालनी है, तो रेड कितनी है इसमें, 7, क्योंकि 2 बॉल मैंने एक्स्ट्रा डाली हुई हैं उसी कलर की। पहले मेरे पास A1 इवेंट क्या थी, रेड बॉल आने की, रेड बॉल मैंने नोटिस किया रेड बॉल है, फिर मैंने 2 रेड बॉल और इसके अंदर डाल दी, वो तो पहले ही उसको अंदर रिप्लेस करी थी। ठीक है, 2 रेड बॉल और डाल दी उसके अंदर, तो 7 रेड हो गई, 5 ब्लैक हो गई। तो फिर मेरे को क्या करना है, अब रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या हो जाएगी कि अगर मैंने E2 इवेंट क्या थी, ब्लैक बॉल, अब मैंने ब्लैक बॉल देखी मैंने नोटिस किया कि ब्लैक है, ब्लैक को वहीं अंदर डाल दिया, 2 ब्लैक और डाल दी, तो अब कितनी ब्लैक हो गई इसमें, 7 ब्लैक हो गई, 7 ब्लैक होगी। लेकिन मेरे को निकालनी तो रेड ही है, तो रेड है, रेड निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/12। यहाँ भी 5/12 होगी, क्योंकि मेरे को हर बार क्या निकालनी है, रेड ही निकालनी है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ लग जाएगा यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, probability of A equal to probability of E1, probability of A/E1 plus probability of E2, probability of A/E2 equal to probability of E1 5/10, 5/10 means 1/2 into probability of A/E1 7/12 plus probability of E2 कितना 5/10, it means 1/2 मल्टीप्लाई probability of E2 कितना 5/12। ठीक है ना, probability of A कितना हो गया बेटा,
ये हो गया 7 + 5/24 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12/24। आंसर हो जाएगा आपका 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1/2, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन हमारे पास दोनों आपको समझ आ गए होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, क्वेश्चन है, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्या कहता है कि ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. एक मैन के बारे में ये कहा जाता है कि वो 4 बार बोलता है तो 3 बार सही बोलता है और 1 बार झूठ बोलता है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि अगर कोई आदमी 4 बातें बताता है, 4 बार बोलता है तो 3 बार सही बोलता है और 1 बार गलत बोलता है, ठीक है ना। ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ ए 6. एक डाई को वो थ्रो करता है और कहता है कि ये 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि क्या वो एक्चुअली 6 था, ठीक है बेटा। तो देखिए किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास, let even be the event that 6 occurs and E2 be the event that 6 doesn't occur. ठीक है ना। मान लिया कि मैंने E1 जो इवेंट है वो क्या है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, इवेंट मान ली, और E2 क्या है जिसमें 6 नहीं आता है। एंड A be the event that the man reports that it is a 6. ए इवेंट इस बात की मान ली मैंने कि वो मैन जो है रिपोर्ट करता है कि ये 6 है। तो बेटा देखिए क्वेश्चन ये क्या है, फिर उसके बाद कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। तो ये जो है ना लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये कह रहा है ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो कैसे इसको समझेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है कि 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है तो 1/6 हो गई प्रोबेबिलिटी। देखो एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, E2 क्या है जिसमें 6 डजंट ऑकर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6। मतलब 1 में से 1/6 माइनस कर दूँ या 5/6 लिख दूँ, ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगी। अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 फाइंड करनी है हमें। A/E1 का मतलब हो गया कि आदमी जो है ना वो मैन क्या कह रहा है कि वो रिपोर्ट कर रहा है कि वो एक्चुअली 6 है। मैंने क्या मान लिया कि वो एक्चुअली 6 है, तो A/E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/, ये कंडीशनल हो गई क्योंकि E1 इवेंट हो चुकी है और क्या है वो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसने ये रिपोर्ट किया कि वो एक्चुअली 6 है, तो एक्चुअली 6 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4, जैसा कि दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4, क्योंकि 3 टाइम्स वो सच बोल रहा है 4 टाइम्स में से, टोटल 4 टाइम्स बोल रहा है तो 3 टाइम्स वो सही बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी A/E1 क्या हो गई 3/4। 3/4 क्यों है, क्योंकि वो रिपोर्ट कर रहा है कि दिस इज एक्चुअली 6, ठीक है ना। मान लिया कि वो एक्चुअली 6 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, क्योंकि 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, 6 आने की तो 1/6 थी, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 जब वो एक्चुअली 6 नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 1 - 3/4। अरे 3/4 को 1 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। इसका मतलब 3 बार सच बोल रहा है तो 1 बार झूठ बोल रहा है, 1 बार झूठ बोल रहा है तो 1/4 हो गई ना प्रोबेबिलिटी A/E2। E2 क्या है इवेंट 6 ना आने की, तो वो अगर 6 नहीं है तो वो 1/4 हो गई ना उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट that it is
एक्चुअली ये 6, एक्चुअली ये 6, अगर वो एक्चुअली 6 है तो प्रोबेबिलिटी कौन सी निकालनी पड़ेगी मेरे को, E1/A फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली 6 तो ये था ना, E1 की कंडीशन में था ना एक्चुअली 6 आना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A फाइंड करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या होगा, यूजिंग बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता है, यूजिंग बेस थ्योरम, बेस थ्योरम लगी है यहाँ पे, तो बेस थ्योरम यहाँ पर ये अप्लाई करनी है आपको। तो ये हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना 1/6 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना 3/4 अपॉन 1/6 इंटू 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना 5/6 मल्टीप्लाई 1/4। तो बेटा कितना हो जाएगा ये मेरे पास 3/3 प्लस 5 8। तो बेटा आंसर हो जाएगा हमारे पास 3/8। तो ये बेस थ्योरम से ये प्रोबेबिलिटी आएगी कि अगर वो एक्चुअली 6 है तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन है, अर्न ए कंटेन्स 2 white 1 black and 3 red balls, अर्न बी कंटेन्स 3 white 2 black and 4 red balls, and urn C contains 4 white 3 black and 2 red balls. One urn is chosen at random and 2 balls are drawn at random from the urn. If the chosen balls happen to be red and black, what is the probability that both balls come from urn B? तो देखो इस टाइप की जब कंडीशन आती है कि हमारे पास 3 कंटेनर हैं, 3 कंटेनर्स में कुछ बॉल रखी हुई हैं, ठीक है ना, हमने पहले क्या करना है, कंटेनर को चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। अब कंटेनर को सेलेक्ट करने के बाद उसमें से बॉल निकालनी है। अब ये थोड़ी पूछ रहा है कि इस बॉल आने की ये प्रोबेबिलिटी बताइए, वो पूछता है कि ये जो हमने बॉल ड्रॉ की हुई हैं ये अर्न सेकंड से आई हैं या अर्न फर्स्ट से आई है। तो जैसा ऐसी कंडीशन अगर कभी लगे तो समझ लेना कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसने लास्ट में कहा है कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है कि इस बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसने ये पूछा है कि ये जो हमने ड्रॉ की हुई है बॉल, क्या क्या रेड एंड ब्लैक जो बॉल है हमारे पास जो हमने ड्रॉ की हुई हैं वो अर्न बी से आई हुई हैं, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो अर्न ए से नहीं आई, ए से सी से नहीं आई, वो अर्न बी से आई हुई है। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लेट E1 E2 and E3 be the events of selecting, ठीक है ना, सेलेक्टिंग एन अर्न। पहले तो सेलेक्ट करना है, उसने कहा है कि 1 अर्न इज चूजन, तो पहले को अर्न को चूज करना है। एंड A be the event of drawing a red and a black ball from selected urn, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया, E1 E2 E3 भी द इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग एन अर्न, एक अर्न को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें से बॉल ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। फिर जो सेलेक्टेड हमारे पास अर्न होगी उसमें से एक रेड और एक ब्लैक बॉल हमें ड्रॉ करनी है, वो क्या होगी हमारे पास ए इवेंट होगी, ठीक है बेटा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देखो 3 अर्न है, 3 अर्न में से तीनों को सेलेक्ट करने के इक्वल चांस होंगे, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी उसकी होगी, 1/3 उसकी होगी, 1/3 उसकी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करने की, उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 1/3। इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, ठीक है ना, 3 अर्न है, 3 कंटेनर रखे हुए हैं, आप उनको चूज करना चाहते हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। अब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है A/E1। अगर हमने E1 को सेलेक्ट किया, मतलब E1 क्या मतलब पहली अर्न को सेलेक्ट किया, E1 का मतलब क्या है, पहली
अर्न को सेलेक्ट करना है, E2 क्या है इवेंट, सेकंड अर्न को सेलेक्ट करना है, E3 किसकी इवेंट है, थर्ड अर्न को सेलेक्ट करना है। तो जब मैंने E1 को सेलेक्ट मतलब फर्स्ट अर्न को सेलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी मेरे को फाइंड करनी है कि उसमें से मेरे को रेड एंड ब्लैक बॉल फाइंड करनी है। रेड एंड ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब हमारे पास फर्स्ट अर्न हमारे पास है। तो बेटा फर्स्ट अर्न हमारे पास है, फर्स्ट अर्न में क्या क्या हमारे पास बॉल्स हैं, देखो 2 वाइट है, 1 ब्लैक है और 3 रेड है। तो देखिए क्या निकालना है आपको, एक रेड निकालनी है, एक ब्लैक निकालनी है। तो देखो ब्लैक कितनी है 1, तो 1 में से 1 ही लेनी है, कॉम्बिनेशन लगेगा यहाँ पे, पहले सिलेक्शन लगा दें, ठीक है ना। तो 1C1, 1 में से 1 लेनी है और इस 3 में से 1 लेनी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3C1 अपन टोटल कितनी है 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6C2, क्योंकि टोटल तो हमें 2 ही लेनी है ना सब में से। पूरी अर्न में हमारे पास कितनी है, अर्न में 6 बॉल्स है, 6 में से 2 सेलेक्ट कर ली हमने। तो 2 सेलेक्ट करने की क्या कितने चांसेस होंगे, कितने हमारे पास केसेस होंगे कि 6 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने के कितने केस होंगे 6C2। तो इससे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, अब A/E2 निकालेंगे, इसका मतलब सेकेंड अर्न को सिलेक्ट करने के बाद एक रेड और एक ब्लैक बॉल आपको उसमें से ड्रॉ करनी है। तो सेकेंड अर्न हमारे पास जो अर्न बी है, ठीक है ना, अर्न बी है हमारे पास क्या है, उसमें 2 ब्लैक हैं 4 रेड हैं, तो हमने 2 में से 1 लेनी है, 4 में से 1 लेनी है। टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, ये 9 है तो 9 में से 2 लेनी है, तो टोटल से डिवाइड हो जाएगा। टोटल केस हमारे पास 9C2 होंगे। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, अब A/E3 क्या होगा, मतलब C अर्न C अगर हमने सेलेक्ट कर ली तो उसमें से एक ब्लैक और एक रेड लेनी है। एक ब्लैक लेने के कितने चांस होंगे 3C1 मल्टीप्लाई 3 में से एक ब्लैक लेने के कितने चांस होंगे 3C1 और 2C1, क्योंकि 2 रेड है, 2 रेड में से एक लेनी है 2C1 अपन टोटल कितनी है 4 3 कितनी होगी 7, 7 और 2 कितनी होगी 9, तो 9C2 हमारे पास टोटल केस हो गए। तो बेटा ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। अब वो कहता है कि उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो है ना किस अर्न से आई हैं, सेलेक्टेड बॉल B से आई हैं, B से आई हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ठीक है ना क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, यूजिंग बेस थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A निकालना है आपको, क्योंकि उसने कहा है कि अर्न बी से आई है, अर्न बी का मतलब E2 इवेंट, तो E2/A निकालना है। अगर वो अर्न सी कहता तो E3/A निकालते। तो बेटा ये जो केस है E2/A निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये तो ऊपर आएगा, मतलब जो नंबर यहाँ पर आ जाएगा ना वो ऊपर आएगा उसका केस, और नीचे जितने भी केस होंगे उनका सम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब इसमें वैल्यू लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 4 2 जा कितना हो गया 8 अपॉन 9C2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी 36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना है, देखो 3 1 जा 3, 3/6C2 की वैल्यू हो जाएगी 15, 3/15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये वही है जो ऊपर है 1/3 मल्टीप्लाई 8/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 2 जा 6 अपॉन 9C2 की वैल्यू 36, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, देखो 1/3 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तीनों से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 नीचे से कॉमन और 1/3 कैंसिल, ठीक है ना। 8/36 ऊपर आ गया, 8/36 ऊपर आ गया, मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको 4 से कैंसिल कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन और 4 9 जा 36, 2/9 हो गया।
ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3, ये 1/5 हो गया, ठीक है ना। ये भी कैंसिल हो जाएगा 2/9 हो गया, और ये भी 6 से कैंसिल हो जाएगा 1/6। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो आंसर बचना है वो क्या बनेगा, ऊपर 2/9 अपॉन नीचे ये बन जाएगा 1/5 प्लस ये कितना है 2/9 प्लस ये कितना है हमारे पास 1/6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2/9 अपॉन, अब इसका मैं एलसीएम ले लूँगा तो 9, 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा बेटा 90। अब देखो ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 18 प्लस 9 से 10, 10 2 = 20 प्लस 6 से 15, 15 हो जाएगा, इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई 18 और 20 कितना हो जाएगा 38, 38 और 15 53 अपॉन 90 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 से कट जाएगा 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा 20/53। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है 20/53। क्लियर। तो ये बेस थ्योरम से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन है आपके पास, एक ये क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। एक डॉक्टर विजिट करता है किसी पेशेंट के यहाँ, ठीक है ना। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाई ट्रेन, बस, स्कूटर और बाई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रेस्पेक्टिवली 3/10, 1/5, 1/10 एंड 2/10, 2/5। कहता है कि एक डॉक्टर पेशेंट के यहाँ विजिट करता है, तो उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं ये देखा जा रहा है कि अगर वो ट्रेन से आ रहा है तो 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी है, अगर वो बस से आ रहा है तो 1/5 प्रोबेबिलिटी है, अगर स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/10 होती है, और अगर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो 2/5 प्रोबेबिलिटी होती है। तो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4। अगर वो ट्रेन से आ रहा है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, अगर वो बस से आ रहा है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, अगर वो स्कूटर से आ रहा है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। जैसा कि कुछ ने कहा है कि अगर ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं जब वो ट्रेन से आता है, बस से आता है, स्कूटर से आता है, तो उसके लेट होने की ये प्रोबेबिलिटी हैं। बट ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट। अगर वो किसी और साधन से आता है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है, तो वो उसके लेट वो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो व्हेन ही अराइव्स, जब वो आता है और वो लेट है, ठीक है ना, जब वो आया कहीं गया और वो लेट हो गया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ट्रेन से आया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए लैंग्वेज तो थोड़ा बड़ी सी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना नहीं है आपको, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, फंडा वही है, सारा कुछ बेस थ्योरम का है। देखिए E1 इवेंट, E1, E2, E3 और E4, मैंने ये इवेंट मान ली, इवन इवेंट है जिससे वो ट्रेन से आ रहा है। E2 मान ली मैंने कि वो बस से आ रहा है। E3 इवेंट मान ली मैंने उसको कि वो स्कूटर से आ रहा है, ठीक है ना। E4 मान ली कि वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, ठीक है बेटा, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, जैसा कि दे रखा है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये दे रखी है, अगर वो ट्रेन से आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दे रखी है, अगर वो बस से आ रहा है प्रोबेबिलिटी 1/5, अगर वो स्कूटर से आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1/10, अगर वो प्रोबेबिलिटी किससे आ रहा है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 2/5। तो देखो ये तो गिवन है आपको। मैंने मान लिया कि लेट ए बी द इवेंट दैट ही विल लेट। मैंने ए इवेंट मान ली कि वो लेट होगा, ठीक है ना, वो लेट होगा। अच्छा
अब देखो अगर वो लेट होगा तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अगर वो ट्रेन से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ये भी गिवन है, क्या है 1/4 जैसा कि दे रखा है। ये उनकी प्रोबेबिलिटी है, जब वो लेट होता है तो प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/3, 1/12 इफ़ ही कम्स बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर। तो अगर वो ट्रेन से आ रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, अगर वो बस से आ रहा है तो A/E2 निकाला जाएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी 1/3। अगर वो स्कूटर से आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कितनी, लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/12, ठीक है। एंड अगर अब उसने कहा है कि बट ही कम्स बाई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट, अगर वो किसी दूसरे अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो कभी लेट ही नहीं होता। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो लेट ही नहीं होता। ये तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी थी ना, तो उसने कह रखा है कि वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहा है तो वो लेट ही नहीं होता कभी, ठीक है ना। तो लेट नहीं होता इसका मतलब 0 प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। तो अब वो कह रहा है कि अगर वो आया और वो लेट हो गया तो बताइए कि उस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो ट्रेन से आया था, ट्रेन से आया था तो ट्रेन के लिए E1 है, तो नोटेशन E1 है। तो बाय यूजिंग बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम, तो बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A, E1 बाई A निकालेंगे क्योंकि ट्रेन से आ रहा है, वो ट्रेन की पूछ रहा है, E1 बाई A। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4, ठीक है ना। तो ये केस हमारे पास, ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले का आपको आंसर निकालना है। तो देखिए क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से, कि मैं इसको ना बेटा यहाँ लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना 3/10 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना, A/E2 देखो ये रहा, A/E1 सॉरी कितना है 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/5, A/E2 कितना 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 कितना 1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितना 2/5 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी A/E4 कितना 0। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा ये 3/40 अपॉन 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120 और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, 3/40 एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 600, ठीक है ना। ये हो जाएगा 45 प्लस ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। समझ गए बेटा कितने बार। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 3/40 80 85 85 और 90 और 600 ऊपर 2 0 से ये कैंसिल और आंसर 6×3 18 18/9 4 36 और आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस आपको यही देखना है कि स्टेटमेंट को पढ़ना है सही से और चेक करना है कि E1 E2 E3 E4 की प्रोबेबिलिटी क्या है और इनके बाद में जो इवेंट हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैसे, या तो गिवन होगी या कुछ ऐसा दे रखा होगा, कुछ से हमें फाइंड करनी होगी। तो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम आपको समझ आई होगी। आई होप आप सारे क्वेश्चन को कर डालेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।